तो आज पढ़ेंगे फ्री फॉल, लेक्चर नंबर 3 है ग्रेविटेशन चैप्टर का। टुडे वी विल स्टडी द टॉपिक फ्री फॉल। तो दोनों दिन के चैप्टर का कंट्रीब्यूशन है। दोनों दिन का चैप्टर अगर आपका पढ़ा हुआ पहले का लेक्चर 1 और लेक्चर 2, कब लेक्चर 3 भी समझ में आएगा, और नहीं पढ़ा हुआ तो दिक्कत हो जाए। ठीक है। सो फ्री फॉल क्या होता है? आप लोग में से बहुत लोगों को मालूम है क्या होता है ना? बताओ कुछ। फ्री फॉल नाम से भी पता चल रहा है। तो हम लोग 2 दिन से पढ़ रहे हैं कि न्यूटन साहब के ऊपर सबसे पहले लीजेंड्स हैं कि सबसे पहले उनके सर पर गिरा एप्पल, जहाँ से वो बताया ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो वो तो हम लोग समझ गए। तो बाकी एप्पल उनके सर पर क्या हुआ था? एप्पल तो टंगा हुआ था पेड़ पर, और वो क्या हो गया? वो जो है नीचे गिरा। क्यों गिरा? तो उसका कारण सर ऐसे न्यूटन बताए कि पूरे यूनिवर्स में हर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और कोई ऑब्जेक्ट अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही अट्रैक्ट अगर हो जाए, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ही अट्रैक्ट हो जाए, तो उसी कंडीशन को हम लोग फिजिक्स में फ्री फॉल कहते हैं। ठीक है। फ्री फॉल का क्या मतलब समझे? बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलोन, जैसे इस बॉल को ये जो रुमाल है इसको ऐसे छोड़ दिए तो ये नीचे चला गया, ये क्यों गया? यही कंडीशन जो है ये फ्री फॉल है। अरे बातें बाद में करनी। ये बॉल को छोड़े, रुमाल को छोड़े और ये नीचे चला गया, ये जिस वजह से हुआ यही हमारा फ्री फॉल। ठीक है। वैसे आप लोग 7th में पढ़ कर गए, क्योंकि मैंने रुमाल फेंका था तो रुमाल में एक्चुअली में एयर का रेजिस्टेंस वाला जो फोर्स है वो भी काम कर गया। तो ये बिल्कुल फ्री फॉल का एग्जांपल नहीं है, बट वो कभी बाद में, अभी ऐसे समझने के लिए इसको बस ऐसे छोड़े तो ये जिस कंडीशन पे नीचे चला गया उस कंडीशन को ही हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। ठीक है। फेंकना नहीं है। अगर फेंक भी रहे हो, जैसे अगर इसको ऐसे फेंके भी हो तो क्या होगा? ग्रेविटी तो लगा है इसमें, ऑब्वियस है, बट तुम्हारा एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा। तो इस कंडीशन को हम लोग फ्री फॉल नहीं करते। फ्री फॉल में क्या होगा? बॉडी मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलोन, उसी को ही हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। चलेगा? ठीक है। तो ऐसा व्हाट इज फ्री फॉल कोई डेफिनेशन होता नहीं है। फ्री फॉल तो एक कंडीशन है, बट इसका थोड़ा लिखते हैं। तो व्हाट इज फ्री फॉल का कोई डेफिनेशन होता नहीं है, बट अगर लिखना पड़ा तो क्या लिखेंगे? व्हेनेवर ऑब्जेक्ट्स फॉल towards the earth under the gravitational forces alone, we say that objects are in free fall. ठीक है। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है। यहां तक अगर समझ गए तो फ्री फॉल 6-7 महीने से आप लोग 9th क्लास फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फ्री फॉल कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फ्री फॉल का कोई फॉर्मूला नहीं है। फ्री फॉल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। जो कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको जिंदगी भर पढ़ना है, फिजिक्स का टॉप टॉपिक में से ये पढ़ेंगे। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे फेमस टॉपिक है फिजिक्स का 9th से 12th क्लास में, और हमारे डे टू डे लाइफ में भी दिस इज डिनोटेड एज जी, स्मॉल जी। इसके बारे में एक्चुअली में चैप्टर 1 चैप्टर 2 में भी डिस्कशन किए थे। अब ऑफिशियली पढ़ेंगे। अनऑफिशियली इसके बारे में भी है डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक। तो आप लोग बताओ कि थोड़ा ध्यान से पहले समझ लो, क्योंकि ये नहीं समझ पाता बच्चा लोग तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो पहला वर्ड आया एक्सेलरेशन। अब मैं पूछ के बोर नहीं करने वाला। 1-2 लोग को अभी भी याद नहीं है, बाकी लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में सीखे। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। एक्सेलरेशन वर्ड कब आता है? जब बॉडी का क्या चेंज होता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी, तभी ये वर्ड आता है एक्सेलरेशन। नहीं तो इस वर्ड का कोई मतलब भी नहीं। एक्सेलरेशन वर्ड तभी आता है जब बॉडी का वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो चेंज होता है। वी विल स्टडी अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये चैप्टर 1 चैप्टर 2 में भी पढ़े थे। एक आध लोग जो लोग क्लास में सोते रहते हैं उनको छोड़ करके बाकी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक रिवाइज टाइप का ही माना जाएगा इसको। तो ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इसको अभी छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ये गिरेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस अलोन। तो इसका कंडीशन को कौन सा कंडीशन कहेंगे? फ्री फॉल कहेंगे। ये ऊपर लिख चुके हैं। अभी न्यूमेरिकल बनाते समय पहले चैप्टर से देख रहे हैं। इसका इनिशियल स्पीड कितना है, और इसको छोड़ेंगे तो अब इसके पास क्या आ गया?
बढ़ गया, घट गया, सेम रह गया। और स्पीड बढ़ना घटने को ही क्या कहते हैं हम लोग? तो फ्री फॉल के समय इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ? क्यों हुआ? ये सिर्फ ग्रेविटी के वजह से, फ्री फॉल के वजह से, फ्री फॉल के वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वजह से अगर ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल पर जो एक्सेलरेशन हुआ, उस एक्सेलरेशन को ही हम लोग फिजिक्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। पापा बाइक को एक्सेलरेट किए, वो एक्सेलरेशन है, बट उसको आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं कह सकते। वो एक्सेलरेशन है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो सब काम करेगा, बट वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन सिर्फ तब कॉन्सेप्ट आएगा जब ऊपर कॉन्सेप्ट फ्री फॉल का आएगा। ऑब्जेक्ट अभी समझ में आया ना सबको? फ्री फॉल में छोड़ दिए तो बॉडी का स्पीड जो है वो बढ़ने लगा। स्पीड बढ़ने घटने को ही हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। इस केस में जो एक्सेलरेशन हुआ है वो ड्यू टू ग्रेविटी हुआ है। ऐसे एक्सेलरेशन को ही हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। चलेगा? तो दिक्कत फिर से बताओ, ठीक है? तो थोड़ा लिखा जाए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब फिजिक्स का इतना बेसिक टॉपिक है कि इन सब का डेफिनेशन भी नहीं है, एकदम पक्का पक्का, एकदम बेसिक है, मतलब यहीं से शुरू होता है ग्रेविटेशन। ठीक है, कुछ लिखना ही पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन कंडीशन ऑफ फ्री फॉल, इट गेट्स, क्या हो रहा है उसके साथ? एक्सेलरेटेड हो रहा है ना? yes. और क्यों ऐसा हो रहा है? गेट्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी, लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ठीक है, विच इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गहरा गहरा एक्सेलरेशन को तो ए से डिनोट करते ही हो। आज के बाद हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करेंगे। मोशन में भी क्वेश्चन था, फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में भी क्वेश्चन था, बट आप लोग को याद आ रहा होगा जो लोग ईमानदारी से पढ़े हैं कि ऐसा फ्री फॉल वाले का एक्सेलरेशन चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में जब आता था तो उसका वैल्यू गिवन रहता था। आज के बाद अब गिवन नहीं रहेगा, क्योंकि आज के बाद आपको जानना है कि फ्री फॉल वाला जो भी एक्सेलरेशन होगा वो एक खास एक्सेलरेशन ही है, उसका वैल्यू भी खास ही आएगा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हमें ग्रेविटी के बारे में ऑफिशियली पता नहीं था, इसलिए उसकी वैल्यू लिख करके 10 10 10 देना था। आज के बाद जब तक साइंस पढ़ोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू तुमको मालूम होना चाहिए कि कितना होगा, कब लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, इसका यूनिट कितना होगा? आखिर ये क्या बना? आखिर तो ये एक्सेलरेशन ही ना आया। और एक्सेलरेशन हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों में देख चुके हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बताने की जरूरत नहीं कि ये एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन दुनिया का सबसे फेमस वेक्टर क्वांटिटी में से एक है, तो ये तो होगा ही वेक्टर क्वांटिटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पापा जो बाइक में एक्सेलरेटर दबाए और फ्री फॉल में जो ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेलरेशन हुआ, दोनों है एक्सेलरेशन ही, बट जो फ्री फॉल के वजह से एक्सेलरेशन हुआ उसको हम लोग आज के बाद कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रहेगा सबको? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब समझ गए आप लोग? नाम से भी तो पता चल रहा है, वो एक्सेलरेशन जो कि ग्रेविटी के वजह से हो, फ्री फॉल में हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग इसका वैल्यू देखने वाले हैं कितना होता है। न्यूमेरिकल बनाते समय चैप्टर 1 में और चैप्टर 2 में इसका मोटा मोटी एक वैल्यू दिया हुआ था, जो कि मेरे ख्याल से सबको मालूम है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई टीचर पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, अर्थ में इसकी वैल्यू जो है वो हमें 6-7 क्लास से ही मालूम रहती है, 6th वाले बच्चों को भी मालूम रहता है। अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहता है, बट कितना रहता है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो 9.8 बता रहे हैं आप लोग, नहीं? तो अच्छा बता रहे हैं। अब इसमें देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट है। इतना बड़ा टॉपिक फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से है, जो कि आपको अपने करियर में थ्रू आउट सीखना है। तो उसमें क्या उपाय है वो अभी हम लोग देखते हैं। देखना भी, लिखना मत। एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, कंसीडर, अभी लिखना मत, बताना।
एक ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे, उसका मास ले लेंगे m, ठीक है, अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल ऑफ अर्थ के कंडीशन में उसको छोड़ देंगे। समझ आ रहा है? जैसे कि अभी किए थे, इसे लिए और इसको क्या करना है, इसी ऑब्जेक्ट का मास m है और इसको किस में छोड़ देना है, इसको ऐसे फ्री फॉल के कंडीशन में छोड़ देना है, ठीक है। और अर्थ के केस में देखें, ठीक है, वी आर कंसीडरिंग इट अंडर फ्री फॉल ऑफ अर्थ, अर्थ के केस, ठीक है। तो उस पर क्या क्या लगा, अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, अभी तो आपको पता है इसमें क्या हुआ, इसमें एक्सेलरेशन। और पिछला चैप्टर में पढ़ कर आए हो, जहाँ एक्सेलरेशन वहाँ फोर्स, बहुत सोच के बोलते हो। पिछला चैप्टर में एक ही फॉर्मूला तो पढ़े हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी होगा, या वाइसे वर्सा बोल सकते हो। यहाँ पर फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक्सेलरेशन हुआ, दोनों बात सेम है। अगर तुम फोर्स मान रहे हो कि यार तो उस पर फोर्स लगाया तो उसके वजह से एक्सेलरेशन हुआ, या वाइसे वर्सा, एक्सेलरेशन तुमको दिख रहा है, फोर्स तो दिख नहीं रहा, एक्चुअली में फोर्स भी दिख रहा है, कोई चीज खिंचा रहा है, खिंचाना का मतलब हो गया पुश और पुल, पुल हुआ टू बी पे, पुल को तो कहते ही फोर्स है। एक्सेलरेट होते हुए भी दिख रहा है, यू जीरो था, स्पीड बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन तो दिख रहा है। तो जहाँ एक्सेलरेशन वहाँ फोर्स, या वाइसे वर्सा, जहाँ फोर्स वहाँ पर एक्सेलरेशन, इसका मतलब इस पर एक फोर्स एक्ट कर रहा था, फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। फोर्स का फॉर्मूला पिछले चैप्टर में पढ़े, क्या पढ़े, फोर्स बराबर पढ़े, मास का नाम m था इनटू कौन सा एक्सेलरेशन, जी, तो ठीक है। बट अभी जस्ट अभी पढ़े हैं कि गहरा एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है इस केस में। इस केस में जो एक्सेलरेशन हो रहा है, पिछले 50 करोड़ मिनट से ही पढ़ा रहा हूँ, इस केस में जो एक्सेलरेशन हो रहा है, दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलने में इतना शर्माते क्यों, m इंटू ए बोलने पर क्या होगा, m इंटू ए तो पढ़ ली ना पिछले चैप्टर में, अब थोड़ा m इंटू जी भी बोलो, m इंटू ए, पापा ब्रेक लगाए, गाड़ी एक्सेलरेट किया, वो तो पढ़ ली सकेंगे, इसमें भी वही पढ़ोगे, फिर अलग चैप्टर क्यों हुआ, m इंटू जी बोलो, अभी तो पढ़ा है। फ्री फॉल पर छोड़े हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसके साथ जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो पापा का गाड़ी वाला एक्सेलरेशन नहीं है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन। यहाँ तक क्लियर है? उस पर एक फोर्स लगा, इतना बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? क्योंकि इसके बाद जो तुम सीखोगे वो लाइफ भर तुम्हारे साथ जाएगा। अगर थोड़ा भी पढ़ाई में कनेक्टेड रहे तो, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया तो अलग बात है, नहीं तो अब जो तुम टॉपिक पढ़ोगे वो जब तक साइंस, क्या मतलब तुम साइंस छोड़ भी दोगे तो भी एकदम बेसिक साइंस इसको माना जाता है। अभी जो चीज़ पढ़ेंगे वो मोटा मोटी हर बच्चों को मालूम रहेगा। अभी जो चीज़ पढ़ने वाली वो ये है, इस पर एक फोर्स लगा जिसका फॉर्मूला आप लोग बता दिया, m/g है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग आज से 2 दिन पहले पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, उन दोनों के बीच में क्या लगता है, हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तो वो भी तो लगेगा ना इसमें। ये है ना एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ, इन दोनों के बीच में न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फोर्स भी तो लगेगा। सबको आ रहा है समझ में? ये मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फोर्स तो तुम समझा दिए, m इंटू ए, पिछले चैप्टर में पढ़े थे। बट इसी चैप्टर में ये भी तो पढ़ा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच में, यूनिवर्स में किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो वाला फोर्स भी तो लगेगा इसमें, कोई दिक्कत? तो ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स इसी ऑब्जेक्ट में, इसी वाले ऑब्जेक्ट में, एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये वाला भी तो लगेगा। अरे हाँ ना बोलो, इसका फॉर्मूला 2 दिन पहले या फिर 2 दिन पहले कल ही पढ़े थे एक्चुअली में। यस, दिस F इज इक्वल टू कैपिटल G, एक ऑब्जेक्ट तो m1 के m ही रह गया, और दूसरा वाला मास कौन है इसमें, दूसरा मास कौन है इस केस में, तो इतना सोचते क्या, दूसरा वाला जो मास है वो मास ऑफ अर्थ है। एक ऑब्जेक्ट का मास था, इसको MO लिख देते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा था, मास ऑफ अर्थ बाई F²। तो R कौन सा लोगे, यहाँ से फेंक रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर गिर गया, बाई R²। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अब एक्चुअली में जो तुमने गिराने वाली बात की, तो तुम यहाँ से गिरा रहे हो तो ये R अलग आएगा, थोड़ा ऊपर से गिराओगे तो अलग आएगा, थोड़ा इधर से उधर से अपने घर से गिराओगे, छत से गिराओगे, ऊपर से गिराओगे,
नीचे से गिराओगे तो ये आर का वैल्यू तो अलग अलग आ जाएगा। फिर कैलकुलेट क्या होगा, कुछ नहीं। जैसे कोई चीज़ कैलकुलेट कर रहे हो तो एक खास वैल्यू बताना पड़ेगा आर का, जहाँ पर तुम ये फॉर्मूला लगाने वाले हो। इधर उधर कहीं पर भी लगाओगे तो अलग 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 आंसर आएगा, तो पढ़ाएगा क्या कोई? समझ में आ रहा है बाउंस कर रहा है? आ रहा है समझ में? तो वो जगह कौन सा होगा? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जगह होगा एट प्लेस, पोल बोल सकते हो इसको, वैसे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तुम लोग बिल्कुल अर्थ के सरफेस के नियर पर। जैसे ऐसे इधर से उधर से करोगे तो अलग अलग आते हैं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इधर से तुम कर रहे हो तो ये छत इसका रोक ले रहा है, जमीन पर जाते जाते नीचे वाला जमीन रोक लेगा, तो ऐसे तो कोई चीज़ डिराइव भी नहीं हो पाएगी। ठीक समझ में? तुमको चलना कहाँ पर है? तुमको चलना ऐसे, ये है अर्थ, ध्यान से देखो, ये हो गया मास ऑफ अर्थ है ना ये, और तुमको कहाँ, ये मान लो अगर अर्थ का सेंटर है तो तुम यहाँ पर चलो, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये अर्थ का, बोलो, ये अर्थ का रेडियस हो जाएगा। अभी इस रूम में गिराओगे, इधर 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 उधर छत से गिराओगे तो यार तो कभी आएगा ही नहीं, मन कोई उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आर क्या होगा, तुम बोलोगे आर आप यहाँ से गिरा है, इस छत का ले लीजिए, तो इस छत को मैं तोड़ दूंगा तो नीचे वाला जो छत है वो भी तो इस बॉल को अट्रैक्ट कर देगा, तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ऐसे इधर उधर है, यहाँ तहाँ नहीं कर सकते आप, हमारा बात। ये जब कुछ करना ही है तो ये आर जब ले ही रहे हो दो ऑब्जेक्ट के बीच का दूरी, तो उस ऑब्जेक्ट को सरफेस, अर्थ के सरफेस पर कंसीडर करो, और ये अर्थ का सेंटर हो गया, समझ आ रहा बात? अब इसके बीच में यही फॉर्मूला लगेगा, जी एम, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं और ये मास ऑफ अर्थ। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? आप ध्यान से देखोगे, ये हो गया फिजिक्स का टॉप 10 टॉपिक में से एक, जो कि आप अपने जिंदगी में सीखेंगे। फिर यूनिट टेस्ट करके रोड में रखोगे तो अलग बात है, नहीं तो ये फिजिक्स का टॉप टॉपिक में से है। इन सब टॉपिक्स में भी अगर ट्यूशन टीचर या कोई भी साइंस का टीचर, अगर आपको साइंस के प्रति इंटरेस्ट नहीं जमा पाया तो फिर कोई फायदा नहीं। ये सब पढ़कर आप आर्ट्स कॉमर्स नहीं ऑप्ट कर सकते, सब टॉप टॉपिक है साइंस का, ठीक है। टॉप टॉपिक ये है कि पहले क्या निकाला, जिसमें एक फोर्स लग रहा था, जिसमें तुमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, मास इनटू एक्सेलरेशन। बट ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा था, जिसका फॉर्मूला पड़े Gm1 m2/r²। अब ध्यान से सोचोगे तो ये दोनों फोर्स सेम चीज है, इसी पर ना फोर्स लग रहा था। चाहे तुम ये बोलो कि ये कैसे अट्रैक्ट कर गया वो वाला फोर्स, या फिर तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फोर्स कंसीडर कर लो, आखिर बात बोलने का तरीका अलग अलग है, बट आखिर वो सेम फोर्स के बारे में ही बात हो रहा है। तुम पिछले चैप्टर के हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फोर्स बोल दो, या फिर Gm1 m2/r² वाला फोर्स बोल दो, मीनिंग सेम है दोनों, समझ में आ रहा है? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ये दोनों फोर्स सिर्फ बोलने का तरीका अलग है, एक्चुअली में सेम चीज ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन दोनों में मैथ्स में करते हो, LHS सेम है, सेम फोर्स है, तो क्या सेम हो जाएगा? और RHS में देखो क्या क्या है, वहां पर MOG, और यहाँ पर कैपिटल G MO, मास ऑफ अर्थ बाय R, क्या है इसमें? अरे पूरा बोलो ना, अभी तो बताओ R क्या है इसमें? अर्थ का रेडियस है, जो कि इस रूम पे करोगे तो नहीं आएगा अर्थ का रेडियस एग्जैक्ट। अगर अर्थ का रेडियस करके वैल्यू डिराइव करना है तो तुमको चलना पड़ेगा ऐसे जगह पर जहाँ से बॉल और अर्थ का रेडियस निकल रहा है। इस रूम में जो तुम बॉल को छोड़ोगे तो जहाँ गिरेगा वो अर्थ का रेडियस नहीं है, वो कैलकुलेट करने के लिए ठीक है, बट वो अर्थ का रेडियस नहीं, ठीक है। अर्थ का रेडियस बिल्कुल अगर कंसीडर कर रहे हो तो तुमको बिल्कुल चलना पड़ेगा अर्थ के सरफेस पर, और किसी जगह पर ये रेडियस फिक्स नहीं आने वाला। सबको आ रहा है समझ में? और यहाँ पर साइंस का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो कि दुनिया के ग्रेटेस्ट एवर साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने ही बताया। ध्यान से देखोगे, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कट जा रहा है, और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, ध्यान से देखोगे तो ये किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? ये कैपिटल G पर डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ पर डिपेंड कर रहा है, और रेडियस ऑफ अर्थ पर स्क्वायर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। आ रहा समझ में? इस कॉन्सेप्ट से सर आइजैक न्यूटन बताए कि जो ये जो एक्सेलरेशन हो रहा था ऑब्जेक्ट के साथ, जो एक्सेलरेशन इसको छोड़ने पर क्या हो रहा था, इसके साथ जो एक्सेलरेशन हो रहा था, उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस प्रूफिंग से साफ साफ पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये जब तक साइंस पढ़ोगे या फिर जब तक जिंदा रहोगे तब तक याद करना होगा।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऑब्जेक्ट के मास से लेना देना नहीं है। पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े थे एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स बाय मास, मास पर एक्सेलरेशन को लेना देना रहता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ऑब्जेक्ट के मास से लेना देना नहीं है। इसका मतलब है ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर जो एक्सेलरेशन लगा, या फिर इसके जगह पेन रख दूं, ढक्कन रख दूं, तुमको रख दूं, हाथी को रख दिया जाए, वेल को रख दिया जाए, थूक भी फेंक दोगे तो हंसना नहीं है। इस पे जो एक्सेलरेशन होगा उसका वैल्यू जो है वो सेम आएगा। ये फिजिक्स का पूरे जब तक आप अपना करियर, जब तक साइंस आपको याद रहेगा तब तक आपको जानना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये आपको जानना है, ठीक है। बट आप लोग खुद छोटे क्लास में पढ़े हैं एयर का जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं बोला हाथी पर और थूक पर, बट थूक पर तो एयर का रेजिस्टेंस कम कर जाएगी और हाथी पर वो एयर का रेजिस्टेंस कम काम करेगा, तो वो एक अलग बात हो गई। कभी आगे के चैप्टर्स में देखेंगे, वो एक अलग बात हो गया। अभी सिर्फ बात हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये जब तक साइंस पढ़ोगे तब तक याद रखना है। जैसे चैप्टर 1 का कॉन्सेप्ट बार बार बताता हूँ, बार बार भूल जाते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पूरे इतिहास का एकमात्र एग्जाम्पल है पूरा वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, जहाँ पर बॉडी का स्पीड कांस्टेंट होता है फिर भी वो एक्सेलरेटेड होता है। चैप्टर 2 में आप देखें कि करकट पर गिरोगे और दलदल पर तो करकट पर चोट ज्यादा लगेगा, वो हार्ड है सॉफ्ट है, ये आंसर नहीं है। आंसर है चेंज इन मोमेंटम होने पर टाइम जहाँ लगेगा कम वहाँ फोर्स लगेगा ज्यादा। ये यूनिट टेस्ट हाफेरली की बात नहीं है, ये हमारे तुम्हारे डे टू डे लाइफ के बारे में बात है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और वो कैसे पता चला, वो इस प्रूफिंग से ही समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और क्योंकि टर्म 2 की बातें पढ़ रहे हैं, टर्म 2 आपका एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव भी है, और सब्जेक्टिव में ये प्रूफिंग इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रूफिंग हो गई, चाहे 9th में हो चाहे 11th में। एक्सेलरेशन इस चैप्टर में ग्रेविटी, जैसे पहले चैप्टर में 3 इक्वेशन का प्रूफिंग था, दूसरे चैप्टर में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफिंग था, वो फोर्स इज इक्वल टू m/a का था। ये तो अलग बात है कि तुम्हारा टर्म 1 एमसीक्यू तो प्रूफिंग का तुमको काम नहीं पड़ेगा। चैप्टर 3 में एक ही प्रूफिंग दिया हुआ है। कल जो आप पढ़े थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो प्रूफिंग नहीं था, तो तुम लिख दिए थे अकॉर्डिंग टू न्यूटन। ये प्रूफिंग है किस चीज का, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसका प्रूफिंग, ठीक है। अब सवाल है कि यहाँ तक तो पढ़ लिए, अब हमें देखना है कि आखिर जो तुम वैल्यू बताते रहते हो, अर्थ का कितना बता रहे थे अभी वैल्यू 10 और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब बता रहे थे ना। तो ये सब सवाल है कि कहाँ से है, और ये तो अगर जानते थे तुम पहले से कि स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 और 10 होता है, मतलब अगर मैं ये नहीं भी बताता तो भी तुमको मालूम होना चाहिए था कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता तो मेरा जी अलग आता, तुम्हारा अलग आता, पर तुम तो बोल रहे हो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। इसका मतलब है स्मॉल जी, ये टॉपिक नहीं पढ़ते तो भी हमें मालूम था कि स्मॉल जी किसी फैक्टर पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। मतलब किसी फैक्टर के ऊपर नहीं, ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं, बट किस पे करता है तो सामने दिख रहा है किस पे करता है, ठीक है। तो कैपिटल जी की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, दिस इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट फैक्टर नहीं है, बट एवरेज निकाला गया अर्थ के मास का, कल एक दो न्यूमेरिकल में भी आया था। ये 6 इंटू 10 की पावर 24 kg ये अर्थ का मास है, 6 गुना 10 का पावर 24 kg ऑन एन एवरेज। और इसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ, इसमें भी पेच है, रेडियस किसका निकलता है, तो अर्थ सर्कल है क्या, बिल्कुल स्फीयर का भी रेडियस निकलता है, बट अर्थ पूरा स्फीयर भी थोड़ी है, तो ऊबड़ खाबड़ टूटा फूटा पोल की तरफ अलग है, नदी में अलग है, इक्वेटर की तरफ अलग है, तो ठीक है। बट ऑन एन एवरेज, अभी फिलहाल ऑन एन एवरेज बात करेंगे तो अर्थ का रेडियस है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है का स्क्वायर है। और इस पूरे को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा, करके दिखाऊं कि कर लोगे, ये जो वैल्यू आया कल कर ही लोगे, राउंड अप भी करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो अभी आंसर आने वाला है वो जब तक जिंदा रहोगे तब तक याद करना है, अभी बता ही रहे थे। इसी पूरे का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यही अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
तो अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू यहाँ पर दो प्रूफिंग एक साथ है। पहला नंबर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसका प्रूफिंग भी यहाँ पर है। और ये जो हम लोग को 6th क्लास से एक चीज मालूम है कि अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, तो वो कहाँ से आता है उसका उपाय भी इसी डायग्राम में, इसी प्रूफिंग में, इसी कॉन्सेप्ट में, इसी थ्योरी में छुपा हुआ है। बोलो फिर से बता दूं कि आगे समझ में, ठीक है। तो इसमें एक चीज जो लोग पढ़ने में अच्छा लोग देख लिए होंगे, ये वैल्यू तो सिर्फ तब आएगा जब तुम खुद कहाँ पर हो, बिल्कुल अर्थ के यहाँ पर ऊपर से अर्थ को बिल्कुल गोल मान लो, तब जाकर के ये सब वैल्यू आएगा, नहीं तो हर जगह पर अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे अभी पटना में या फिर जिस भी जगह पर तुम हो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जी तो ठीक है, ये भी ठीक है, बट तुम जहां पर बैठे हो वहां से अर्थ का रेडियस, तुम यहाँ पर हो क्या बिल्कुल अर्थ के सर पे, तुम तो इधर उधर कहीं पर भी हो। तो ये जो वैल्यू है आर का वो हर जगह पर अलग होने के वजह से ये जी का वैल्यू न्यूमेरिकल बनाते समय तो ठीक है 9.810, बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो हर जगह पर अलग अलग आता है। कितना अलग आता है? अभी मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ और तुम जहाँ पर बैठे हुए हो, इतने के बीच में भी स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो अलग अलग है। तो बोला जाता है कि फिर आप इसको कांस्टेंट क्यों लेते हैं? तो कांस्टेंट ऑन एन एवरेज लिया गया है। मान लेंगे कि आपका जब भी स्मॉल जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो मान लेंगे कि हम लोग कहाँ पर है, बिल्कुल सरफेस पर, जहाँ पर तुमने पूरा अर्थ का रेडियस कंसीडर किया वहीं पर ये वैल्यू आएगा। नहीं तो यहाँ वहाँ पटना में पूरा इक्वेटर पे पोल पर, तुम जहाँ पर बैठे हो केबी में, आर्मी स्कूल दानापुर में, इस रूम में छत पर हो या फिर नीचे वाले फ्लोर पर, मैं जहाँ पर हूँ तुम जहाँ पर हो, सब जगह पर स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो अलग अलग आएगा। बट न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये वैल्यू 9.8 या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग ले लेते हैं, चलेगा। तो दो तीन चीज सीखे आज हम लोग। क्या क्या सीखे? पहला, फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटी के वजह से अलोन अगर गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग फ्री फॉल कहते हैं। दूसरा नंबर, जब वो गिर ही रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन हो रहा है। वो एक्सेलरेशन आपके पापा के बाइक वाला एक्सेलरेशन नहीं है, वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़े कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। चौथा नंबर पढ़े किस पर डिपेंड करता है, कैपिटल जी पर, जिस प्लैनेट पे हो उसके मास पर और उस प्लैनेट के रेडियस के फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अर्थ का अगर बात करें तो ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। और ये वैल्यू 6-7 क्लास के बच्चों का तो अलग है, 9, 10, 11, 12 में आपको बताना है कि ये वैल्यू बस नाम का है। ये वैल्यू अर्थ पर कहीं नहीं आएगा क्योंकि अर्थ बिल्कुल गोलाकार कहीं से भी नहीं है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल होता जब तुम यहाँ होते। अब बोलो कि सर यहाँ होते हैं हम, चलिए आप बताइए, फिर भी ये वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है, तुम उसके ऐसे रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये ऑन एन एवरेज है, हर जगह पर अलग अलग इसका आंसर है, ठीक है। ये हो गई आज की बात।